तो आज हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड टोटल कितने टाइप के होते हैं, क्या बताया था कल? वैसे तो 300 होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 20, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑन एमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन मोस्ट कॉम्प्लेक्स एमाइनो एसिड एंड हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। ये याद रखिएगा बस, यहाँ से बस आपको इतना नोट डाउन करना है कि ट्रिप्टोफैन जो होता है हमारा, वो क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि क्या है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन मतलब क्या समझ रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ग्रोथ हार्मोन? प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन जरूरी होगा वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। टायरोसिन क्या करता है हमारा? टायरोसिन सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट, और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है ये हमारा। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इन प्रोलीन एमाइनो एसिड, इम्यूनो ग्रुप इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एमाइनो ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही ऐसा एमाइनो एसिड होता है जिसके पास हमारा क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है? इम्यूनो ग्रुप रेदर देन एमाइनो ग्रुप, क्योंकि एमाइनो सबके पास पाया जा रहा था, लेकिन प्रोलीन इज द एक्सेप्शन विच हैव द इम्यूनो ग्रुप। ठीक, प्रोलीन के पास क्या है हमारा? इम्यूनो ग्रुप है, जबकि हमारा बाकी के अमाइनो एसिड के पास क्या है हमारा? एमाइनो ग्रुप। क्लियर है यहाँ से? So these two amino acids are also known as amino acids. These two क्या? दिस एमाइनो एसिड, बस इतना लिखने की जरूरत है। ऑल सविता पाल, नहीं सही है। इन लोग को, ये लोग ऑनलाइन रहेंगे तो बताते रहेंगे बीच बीच में आवाज़ है कि नहीं है। सही है, ऑनलाइन रहो, एक लोग रहो, जरूरी है। मान लो हम यहाँ पे पढ़ाते खो गए पढ़ाने में, फिर जो है कोई ऑनलाइन वाला बोलेगा। हाँ, टायरोसिन में कुछ नहीं है। टायरोसिन बस इतना कर रहा है कि मेलेनिन पिगमेंट की सिंथेसिस करा रहा है, ठीक है, बस इतना लिखना है। सिंथेसिस मतलब बना रहा है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे आए, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा बनके कि मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन, इससे मैं 1 2 3 4 क्वेश्चन बना सकती हूँ, ठीक है, इसी एक लाइन पे। मेलेनिन पिगमेंट सिंथेसाइज बाय, ठीक है, मेलेनिन पिगमेंट सिंथेसाइज बाय। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, प्रोलीन, टायरोसिन, थ्रेओनीन, सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन। तो क्या हो गया हमारा? टायरोसिन।
और इसी एक लाइन पे कितने क्वेश्चन बन गए? 4। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनेगा नॉर्मल? तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब विच एमाइनो एसिड हैज़ इमिनो ग्रुप, ठीक, प्रोलीन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो अगर आपको पता है कि प्रोलीन के पास इमिनो ग्रुप है तो आप आंसर सही कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सिस्टीन एंड मेथियोनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ये याद रखिएगा। अब विच, इस पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगी अभी। सिस्टीन और मेथियोनिन क्या होता है हमारा? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। कितने लोगों को अभी कार्बोहाइड्रेट और उसमें थोड़ा सा है प्रॉब्लम? अब कार्बोहाइड्रेट किसी को है? सब क्लियर? लिपिड क्लियर? प्रोटीन क्लियर? लिपिड में क्या कर, लिपिड में तो कुछ है ही नहीं। तो देख लेना, वो डाउट क्लास में बता देंगे। हो गया? हो गया? तीसरे वाले में बस इतना लिखिए, यहां से लिखिए प्रोलीन, इमिनो ग्रुप, फिर आगे करके लिखिएगा वाइल अदर एमाइनो एसिड हैज एमिनो ग्रुप, ये वाला ग्रुप, वाइल अदर एमाइनो एसिड, वाइल अदर amino acid has amino group, that's it। और फिर आगे करके लिखना so proline is known as amino acid, so proline is known as amino acid, proline is known as amino acid, ठीक। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आप लोग लिए, अभी अभी आप लोगों ने देखा है, उसी स्लाइड पे एक क्वेश्चन है। और जिसको पता होगा वो हाथ उठाएगा, आंसर कोई नहीं देगा। सल्फर कंटेनिंग which सल्फर कंटेन, बस कंटेन सल्फर जब लिख लिया है तो फिर वो तो बता ही दोगे। चलो क्वेश्चन चेंज, लिखवाना नहीं था पहले, क्वेश्चन चेंज। क्वेश्चन होगा अभी आगे आप क्वेश्चन बताते हैं तुम लोगों को, बता भी नहीं रहे, लिख चुके हैं मैम। अरे तो हमने सोचा अभी लिखे नहीं होंगे तो तुम लोग तब तक लिख चुके थे। हो गया। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, हेडिंग डालिए एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्वेश्चन अराइज हो गया। वैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल
एलेनिन, एलेनिन स्पेलिंग्स यहाँ से देख लीजिए। अगर कोई ट्रिप्टोफैन, ये जो है ना एंड, इसके बीच में स्पेस होगा, ये मत लिख देना ट्रिप्टोफैन एंड, ठीक है। तो जो है ट्रिप्टोफैन, बीच में स्पेस है, एंड फिनाइलएलेन, ठीक है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमाइनो एसिड्स आर लीवोरोटेटरी। तो यहाँ से कल भी लिखा था आपने कि ग्लाइसिन क्या है हमारा, इसको ऐसे लिखेगा डी एमाइनो एसिड, अदर एमाइनो एसिड आर एल एमाइनो एसिड। सविता, टायरोसिन का सिंगल लेटर, ट्रिप्टोफैन का सिंगल लेटर, और किस सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, और फिनाइलएलेनिन किस सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, बताइए। हाँ, ये अमाइनो एसिड है ना। कितने लोगों को पता है, वो हाथ खड़ा कर दें, ऑनलाइन वालों से मुखातिब हो जाए। पीछे कॉपी मत पलटिएगा। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन, सिंगल लेटर डिनोशन बताया था ना, कल याद भी कराया था। मैम लेट में एसएमएस आपके पास जाता है। अभी सब क्लियर है ना गोविंद, समझ में आ रहे हैं ना, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर वॉइस क्लियर हो तो ज़रा हमें आंसर बता दो कि अगर कल देखा था कि टायरोसिन, सामने वाली स्लाइड में दिख रहा होगा कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन को किस सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, बताइए। और आप लोग भी बताइए, कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा कर दीजिए ज़रा। सामने लिखा है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, देख लिया पीछे, देखिए। कोई फायदा नहीं है, देखो देख के बताना, लाइक कोई मतलब नहीं। तो अभी मैं पूछती तो देख के बताती ना, तो वो तो चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं करना। किसी को याद है, टायरोसिन वाई था, ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू था, फिनाइलएलेनिन एफ था। अच्छा लिखना है, अच्छा हाँ। एक तो आज यहाँ का ये नीचे का, हो गया। अब ग्लाइसिन क्या है हमारा, बस इतना लिखे, ग्लाइसिन डैश सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन डैश कॉम्प्लेक्स एमाइनो एसिड, दैट्स इट, ठीक है। ग्लाइसिन क्या होता है हमारा, सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, कितने लोगों को इसका आंसर पता है। Why we are calling it as glycine is the simplest amino acid? हाँ, सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तुमसे तो इस आंसर की उम्मीद नहीं है हमें। क्या स्ट्रक्चर बता दो हमको, बस हमको स्ट्रक्चर जानना है ग्लाइसिन का। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, कुछ करना ही नहीं था। COH था, NH2 था, H था, H था। हाँ तो वो क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड। तुम अच्छा ये बताओ, हम तुमसे स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, सेम ही कैसे हो गया सिंगल। अगर हम तुमसे स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, सिंपलेस्ट कैसे है, सिंगल बॉन्ड बताओगे। हाँ हाँ, बस R की जगह H, बस यही तो बोलना था, और क्या बोलना था, इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं था। हाँ,
amino acid which participate in protein synthesis are called as protein amine. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है डबल स्टार बना के नोट करिएगा ऐसे। अच्छा पहले सामने देखिए जल्दी से, एमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, समझ में आ रहा है अंकित बेटा? उनको हम प्रोटीन एमाइनो एसिड कहते हैं, जबकि जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते हैं उनको हम नॉन प्रोटीन कहते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा। अब जैसे कौन कौन से होते हैं ये जो कि नॉन प्रोटीन एमाइनो एसिड है? गाबा, ऑर्निथिन, सिट्रुलिनिया। ठीक है, तो बस इतना लिखिए, यहाँ से ऐसे लिखिए, एमाइनो एसिड ऐसे टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, उनको हम बोलते हैं प्रोटीन एमाइनो एसिड। और एमाइनो एसिड not take part in what? in प्रोटीन। मैं पीआरटी लिख रही हूँ, आप लोग प्रोटीन लिखिएगा, मैं पीआरटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है? आप लोग पीआरटी मत लिखिएगा। इन प्रोटीन सिंथेसिस, मैं सिन लिख रही हूँ, आप लोग मत लिखिएगा, इसको मेरा समझ लीजिएगा कि प्रोटीन को मैं पीआरटी लिखूंगी, सिंथेसिस को मैं सिन लिख रही हूँ, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन प्रोटीन एमाइनो एसिड लाइक गाबा, ऑर्निथिन, सिट्रुलिनिया। ठीक है, अभी इस पे यहाँ से 3 क्वेश्चन बने, इस लाइन से 3 क्वेश्चन बने। लाइक पहला क्वेश्चन, विच गाबा इज, नीचे ऑप्शन दे रही हूँ मैं, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन अमाइनो एसिड। समझ में आया किस तरीके से बना ऑप्शन? ये यहाँ पे ऐसे बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन सुन के लगा कि ये कैसे बन सकता है। क्वेश्चन सुना था कि नहीं सुना? यस मैम। तब ठीक है, हो गया, डन है। नोट्स, आई विल सी द नोट्स टुडे, ऑल ऑफ यू। यस, सबके नोट्स देखे जाएंगे। एक बार जरा ऑनलाइन वाले बच्चे को भी देख लें। गोविंद बेटा क्लियर है सब कुछ? जल्दी बोलो, जल्दी चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। अरे तुमको तो चैट बॉक्स में अकेले ही टाइप करना है, करते रहा करो बीच बीच में। मैम समझ में आ रहा है, ये नहीं आया, ये नहीं आया, अब हम देखते जा रहे हैं, तो तुम जल्दी जल्दी बोलो, बोलो बेटा तुम लोग। गोविंद, हाँ क्या नहीं समझ में आया? मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ऑर्निथिन इज प्रोटीन अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन बनेगा? और इसी तरीके से सिट्रुलिनिया का क्वेश्चन बना देगा। एनसीईआरटी बहुत पतली है, लेकिन हर एक लाइन को इस तरीके से पढ़ना है कि उस लाइन से कितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। और जब पढ़ते हो, जैसे एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, अब समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन, ऐसे देखने में लगता है बहुत इजी है, तो आपको अब समझ में आया मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती क्यों है। जब नहीं करोगे तो फिर याद नहीं रहेगा और फिर क्वेश्चन नहीं लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉड्यूल्स, मतलब ये किस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से अरेंज होते हैं प्रोटीन मॉड्यूल्स। ठीक है, किस स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो आप बस इतना लिखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। राइट डाउन प्राइमरी स्ट्रक्चर
प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रेट चेन, जब प्रोटीन हमारी इस तरीके से एमाइनो एसिड्स लीनियर चेन में अरेंज हों तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन ऑफ एमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल राइट डाउन क्या क्या लिखेंगे आप लोग। न्यूली फॉर्म प्रोटीन्स ऑन राइबोसोम्स हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब कि इसके बारे में क्या क्या बोला। सबसे पहले जो आपको हमेशा जब मैं पूछूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताइए तो आपका आंसर होना चाहिए स्ट्रेट चेन ऑफ एमाइनो एसिड। अच्छा, ए को कोई ए तो नहीं लिख ले रहा है ना, एमाइनो एसिड ही लिख रहे हो ना, ठीक। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट, लिंक्ड बाय, ये लिख सकते हो, लिंक्ड LINKED, लिंक्ड बाय विच बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, यूनिवर्सल बॉन्ड इन दिस पेप्टाइड बॉन्ड, दैट्स इट। फिर मोस्ट, this structure of protein is most unstable, mostly unstable, that's it। इसमें आपको जो याद रखना है, नीट वाले इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तब काम चलेगा। समझ में आ रहा है कि आपको इसमें कितना जानना था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, कि ये स्ट्रेट चेन होता है अमाइनो एसिड का। दूसरा चीज़ आपको क्या जानना है कि ये मोस्टली अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल क्यों रहता है, क्योंकि ये अभी पूरा प्रोटीन जब हमारा फंक्शनल होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है, ना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। थर्ड, जो न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन होता है, न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन ऑन राइबोसोम, इसको तो ऐसे लिख सकते हो, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं, सेम ही है, लिख दे रही हूँ। अब लिखना स्टार्ट कर दिया है तो राइबोसोम्स, ऑन राइबोसोम प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन कभी पढ़ा है तुम लोग ने, पढ़ा है, नहीं पढ़ा? हो गया, आगे बढ़े। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए। पहले सुनिए ध्यान से, आप ये समझने वाली चीज़ें थोड़ी सी। प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक है। ये स्पाइरली कॉइल्ड मतलब इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। एक अल्फा हेलिक्स इस तरीके से होगा और एक होता है हमारा बीटा सीड्स, इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर स्पाइरली कॉइल्ड, मतलब अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में जब हैं ये। इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड्स एमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ऐसा ओरिजिनेट होगा कि इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। पहला पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में पाया जाता है, ऑक्सीजन ऑफ वन एमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर एमाइड ग्रुप, ठीक। ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक एमाइड ग्रुप से लेके दूसरे हाइड्रोजन, जो एमाइड ग्रुप दूसरा वाला होगा एमाइनो एसिड का, उसके हाइड्रोजन के बीच में। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं पहले देख लीजिए ध्यान से, इसको, इसमें कंफ्यूज हो। राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड चेन, मतलब राइट हैंडेड चेन होती है। ये याद रखने वाली बात, इससे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएगा कितने, हर टर्न में, मतलब जैसे ये एक टर्न है तो इस हर टर्न में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 3.5 अमाइनो एसिड, ठीक। ये इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। दिस स्ट्रक्चर एज इंट्रामोलिकुलर, ये भी पूछ सकता है
इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि इंटरमोलिकुलर। इंट्रा और इंटर के बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ क्लास में, क्या मतलब होता है विकास, बताइए। हाँ, कितने लोगों को पता है इंट्रा और इंटर का मतलब? जल्दी बताइए, हम जरा ऑनलाइन वाले से भी मुखातिब बोले बच्चे से अपने। सारी चीज़ें क्लियर है बेटा? इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में डिफरेंस पता है? गोविंद, टाइप इन द चैट बॉक्स बेटा, टाइप करिए जल्दी जल्दी। हाँ जी सोनू बताइए आप, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। हाँ, इंट्रा ब्रांच इंटर ब्रांच कंपटीशन बताया था, बहुत बार क्लास में बता चुके हैं, सेल में बताए थे। इंट्रा मतलब होता है कि मान लो कि मैंने एक गेम रखा, चेस का गेम रखा है, ठीक है, और वो चेस का गेम सिर्फ नीट के बच्चों में है, तो क्या हुआ, ये इंट्रा हो गया। ठीक, जब मैं वो चेस का गेम आप में और जेई वाले बच्चों में रखूँ तो वो क्या हो गया, इंटर हो गया। मतलब दो अलग अलग ब्रांचेस है ना, नीट और जेई, समझ में आ गया? तो उसी तरीके से क्या होता है, अब इंट्रा यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, सुन लो पहले ध्यान से, फिर पूछेंगे फिर नहीं पता होगा। इंट्रा मतलब क्या होता है यहाँ पे कि भाई एक ही चेन तो है, प्राइमरी में एक ही चेन तो है, अभी पॉलीपेप्टाइड की 2-3 चेन तो है नहीं। तो जब एक ही चेन के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग हो रही है तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्लियर है? बिटवीन टू एमाइनो, देखो लिखा भी हुआ है इसमें, बिटवीन टू एमाइनो एसिड ऑफ सेम चेन, ठीक है, सेम चेन से मतलब इंट्रामोलिकुलर। एग्जाम्पल, कैरेटिन हो गया हमारा, मायोसिन हो गया, ट्रोपोमायोसिन। कैरेटिन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये तो पता होना चाहिए, बहुत बार, हाँ तुमको याद है नाखून में, नेल्स में, हेयर्स में हमारी कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बीटा हेलिक्स और प्लीटेड सीथ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिग जैग स्ट्रक्चर में होते हैं। 2 और मोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक फाइब्रोइन। यहाँ पे क्या है, 2 चेन्स के बीच में है अगर, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, बीटा चेन। वहाँ क्या था, सेम चेन, ये डिफरेंस हो गया अल्फा हेलिक्स में और बीटा सेट में। ठीक, फाइब्रोइन हो गया, प्रोटीन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रखना, फाइब्रस इन अपीयरेंस। केराटिन क्या होता है हमारा, फाइब्रस होता है, टफ रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। अब यहाँ पे पहले, सबसे पहले लिखिएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लिखिए, हेडिंग डालिए। समझ में आ रहा है अंकित? क्वेश्चन हो रहे हैं तुम लोग से? इसके बाद इसमें लिखिए एमाइनो एसिड्स इन दिस स्ट्रक्चर, लिखिएगा इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर amino acids are linked by hydrogen bonds between, यहाँ से यहाँ तक, in this structure amino acids are linked by hydrogen bonds। येलो वाला जो मैं कर रही हूँ इससे करिएगा, ऑक्सीजन ऑफ वन एमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर एमाइड ग्रुप। इसके बीच में क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हो गया। स्पाइरली अरेंज इसलिए नहीं लिखवा रहे क्योंकि इनके 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, अल्फा हेलिक्स भी है, तो वो स्पाइरली वाला जो होता है वो हमारा होता है अल्फा हेलिक्स, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं इसमें, क्योंकि इनके दोनों टाइप्स हैं ना, मतलब ये। लेकिन मान लो ये पूछा जाए, चलो लिख ही लो, तो
फिर ये वाला पॉइंट लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर स्पाइरली कॉइल्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर स्पाइरली कॉइल्ड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, सिंगल चेन में हो जा रहा था, यहाँ पे क्या है, डबल चेन के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया था, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो गई। अब अल्फा हेलिक्स हेडिंग डालिए, अल्फा हेलिक्स। इसमें बस इतना लिखिएगा, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड स्पाइरल चेन, स्पाइरल कॉइल्ड चेन, 3.5 एमाइनो एसिड रेसिड्यू पर टर्न, रेसिड्यू पर टर्न हो गया। रेसिड्यू मतलब कि एमाइनो एसिड के जो क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, रेसिड्यू पर टर्न। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें बना के लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर किस तरीके से हो रही है, 2 एमाइनो एसिड सिंगल चेन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर लिख लिया, क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन क्या, कहाँ तक लिखा बताओ, बीटा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स लिख चुके, पूरा लिख लिया। हाँ, कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग अल्फा हेलिक्स नहीं लिख पाए, लिख लिया अल्फा हेलिक्स, सबने लिख लिया अल्फा हेलिक्स, नहीं लिखा, लिखो अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स हेडिंग डाल ली ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, राइट हैंडेड स्पाइरली कॉइल्ड चेन, डैश लिख ली, डैश करके लिखिए, 3.5 एमाइनो एसिड रेसिड्यू पर टर्न, मतलब एक टर्न में 3.5 रेसिड्यू ऑफ एमाइनो एसिड होते हैं। क्लियर है, इतना हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, दिस स्ट्रक्चर, दिस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिस स्ट्रक्चर हैज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है बेटा, क्या समझ में आया पूछे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। और इसके आगे ये लिख लीजिए ऐसे, बिटवीन 2 एमाइनो एसिड ऑफ सेम चेन, और ये एग्जाम्पल्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही। यहाँ तक कर लिया। फिर ये जो केराटिन वाली लाइन है, यहाँ से हम जो बताएंगे वो वहाँ पे लिखना, इसी के बाद केराटिन वहाँ पे ही कंटिन्यू करो। केराटिन कैसा होता है इन स्ट्रक्चर, पूछ सकता है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस, उसी में कंटिन्यू करना, टफ, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, स्क्लेरोप्रोटीन होती है, स्क्लेरोप्रोटीन, पॉइंट खत्म हो गया, लिख लिया। केराटिन डैश, फाइब्रस, टफ, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, स्क्लेरोप्रोटीन, फुल स्टॉप, हो गया, हो गया। नहीं, ये उसमें नहीं, बीटा हेलिक्स में हम लिख पा रहे हैं।
केराटिन लिखा था, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करना है। हाँ, कॉमा स्केलरो प्रोटीन, फुल स्टॉप। फिर लिखो हार्डनेस ऑफ केराटिन इज ड्यू टू सिस्टीन अमाइनो एसिड। बस, हार्डनेस ऑफ केराटिन इज ड्यू टू सिस्टीन अमाइनो एसिड, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हार्डनेस ऑफ केराटिन इज ड्यू टू सिस्टीन अमाइनो एसिड। जैसे जब मैं पूछूं तो ये पता होना चाहिए कि किसकी वजह से होना चाहिए, तो सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से। ठीक है, हो गया। अब हेडिंग डालिएगा बीटा हेलिक्स और प्लीटेड सीथ स्ट्रक्चर। बीटा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स हेडिंग डालिए। इसमें पहला पॉइंट एज इट इज लिख लीजिए, सही है एकदम। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है इसमें जिगजैग स्ट्रक्चर में होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये इस पे क्वेश्चन क्या ही बनेगा, इस पे क्वेश्चन बना सकता है कोई? प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज़ जिग जैग स्ट्रक्चर, कोई क्वेश्चन बना के बता सकता है मुझे? क्या क्वेश्चन इस पे आ सकता है? दिमाग दौड़ाओ। हाँ, ऑप्शन बनाओ। देखो, इस पे क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, which structure of protein molecule represents zigzag type conformation। ठीक है, वही चीज़ है, zigzag type conformation। ऑप्शन फर्स्ट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बना दिया मैंने। अल्फा बीटा, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, अल्फा बीटा अल्फा। देखो ऑप्शन ये है, इस तरीके से बना दिया मैंने, क्योंकि होता भी ये है। अल्फा हेलिक्स हो गया, ठीक है, बीटा हेलिक्स हो गया। अब जैसे तुम लोग को लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं है, अल्फा बीटा अल्फा हेलिक्स हो गया, फिर फोर्थ अल्फा बीटा हेलिक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया? और तुम लोग को ये बस इतना इसमें ध्यान रखना है कि बीटा हेलिक्स के पास क्या होता है, हमारा जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2 और मोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर, बस इसमें यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। 2 और मोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बोली जा रही है? क्योंकि यहाँ पे एक या दो प्रोटीन मॉलिक्यूल की चेन की बात करी जा रही है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर दी गई है। ठीक है, 2 और फिर सिल्क, फाइब्रोइन और सिल्क इसका एग्जाम्पल है। दैट्स इट, यहाँ तक। थोड़ा सा हम ऑनलाइन भी देखें। नहीं आता है? अच्छा, तो आना चाहिए ना। आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, कोई नेटवर्क इशू, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? वॉइस क्लियर है? बताइए बेटा, जल्दी बताइए। ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है? बताते रहो। हो गया, आगे बढ़े। ये अल्फा बीटा अल्फा, ये तुम लोग के उसमें नहीं है, इसको मोटिफ्स कहते हैं। जब एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं तो इसको हम मोटिफ्स कहते हैं। वैसे हो सकता है कुछ भी ले, तो याद रखना, अगर आ जाए ऐसा कुछ तो मोटिफ्स कहते हैं। जैसे प्रोटीन में ये स्ट्रक्चर होता है, हो सकता है वो भी आ जाए। आगे बढ़े। टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, अच्छा एक मिनट, एक इसमें पॉइंट रह गया है शायद, आई थिंक ये लिख लिया ना, इनसॉल्युबल इन वाटर और फाइब्रस इन अपीयरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइब्रस इन अपीयरेंस, ये भी लिख लीजिएगा। हाँ, ये पूछता है कि बीटा हेलिक्स इन स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये पता होना चाहिए, फाइब्रस स्ट्रक्चर।
ठीक है, जैसे ये पूछ सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो फाइब्रस होता है, अगर बीटा हेलिक्स नहीं दिया है ऑप्शन में तो ये पूछ ले कि विच प्रोटीन्स विच कन्फर्मेशन शोज फाइब्रस अपीयरेंस। ठीक है, ऑप्शन में बना के दे दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी। ठीक, समझ में आ गया। तो तुम्हें अगर पता होगा कि फाइब्रस इन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, बीटा हेलिक्स होता है। ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे आगे बढ़े। टर्सरी स्ट्रक्चर डालिए। प्रोटीन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर है हाईली फोल्डेड टू गिव ग्लोबुलर। ये क्या करते हैं, इस तरीके से हाईली फोल्ड होके क्या बना लेते हैं, ऐसे ग्लोबुलर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ही याद रखने वाली बात है कि ये क्या होंगे हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ग्लोबुलर इन अपीयरेंस, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की शौक नहीं है तो मत लिखिए, बस आपको याद इतनी चीज़ रखनी है कि ये ग्लोबुलर होते हैं हमारे अपीयरेंस में, दैट्स इट। सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये याद रखना है आपको, सॉल्युबल इन वाटर, जो यहाँ से याद रखने वाली बातें हैं। कोलॉइड सॉल्यूशन बना लेते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन बना लेते हैं। इनके पास भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हो गया। ऑल क्लियर है? क्लिनिक ऑल क्लियर तो नहीं है? हो गया, डन है। अभी टेस्ट है तुम लोग का बायो मॉलिक्यूल्स का टेस्ट होगा, तो बायो मॉलिक्यूल्स का ये असाइनमेंट दे देंगे पहले, सेल का बाद में दे देंगे। ठीक है, बल्कि सेल का दे देंगे, सेल की डेडलाइन हम थोड़ी सी लंबी रख देंगे। सेल का डेडलाइन हम रख देंगे कि सेल में थोड़ा सा अभी वैसे वाले क्वेश्चन देंगे, क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, असाइनमेंट में, तो वो तुम लोग हमको ट्यूसडे को देना, और जो इसका बायोमोलिक्यूल का असाइनमेंट देंगे वो हमको तुम लोग फ्राइडे तक दे देना। ठीक, कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा, ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अब देखिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट बात आई कि क्या होता है, इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड भी होता है। अभी तक कितने बॉन्ड की बात हुई थी, अब तुम साथ रहना। सेल बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा बॉन्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन सा बॉन्ड, कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, प्राइमरी, तुमसे पूछा क्या, अभी पूछ दिया अच्छा चलिए छोड़िए, हाथ उठाइएगा बस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा कर लीजिए कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, हाथ खड़ा कर लीजिए बस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाथ खड़ा करो, आता है तो। नुमान, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बॉन्ड्स पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है, बस इतना बोलो। क्लास में अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है, एक एक वर्ड्स पे। जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना कि इससे क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो वो तो ज़रूरी सुनो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी बात जान लेना। जितनी चीज़ें मैं बोल दूँगी ना यहाँ पे एक्सपीरियंस से खड़े खड़े कि इससे क्वेश्चन आएगा, तो देख लेना उससे क्वेश्चन मिलेगा। और अगर तुम लोग अपना PYQ ले, हाँ बोल, बॉन्डिंग पूछ रही हूँ बेटा, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तुम, हाँ पेप्टाइड बॉन्ड, और तुम बता दो सोनू इनको जरा, सबको बताओ।
ये भी मैंने बताया कि अल्फा हेलिक्स में सिंगल चेन में होता है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। बीटा शीट में 2 से ज़्यादा प्रोटीन हो सकती है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और एच बॉन्डिंग ये आएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली आएंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में पूछ सकता है कि कौन सा बॉन्ड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है, टर्सरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड बढ़ गए, कौन सा बॉन्ड है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको बताइएगा ज़रा, डाइसल्फाइड बॉन्ड जैसे इसमें पाया जा रहा है इस वाले में टर्सरी में, तो कौन से अमाइनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे होंगे? विच अमाइनो एसिड शुड हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड? हाँ वो तो ठीक है, कौन सा अमाइनो एसिड पढ़ाया मैंने सल्फर ग्रुप वाला, आज ही की क्लास में लिखवाया भी है। सिस्टीन एंड मेथियोनिन, उसी के बाद मैं क्वेश्चन भी बनाने जा रही थी। These bonds are formed between SH group of cysteine, mainly cysteine के बीच में ज़्यादातर बनता है, ठीक है। These bonds are second strongest bond, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन, कितने लोग नीट वाले हैं यहाँ पे? सब लोगों ना, तब ठीक है। Which, एक मिनट, which of the covalent bond present in protein? Option number first, option number second, बॉन्ड लिखने जा रही एंड बताइए। विच ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन? पहला ऑप्शन पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। कोवलेंट बॉन्ड, नॉन कोवलेंट बॉन्ड समझते हो? समझते हो? हाँ, मतलब कि मीनिंग, कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग बताएं। बॉन्ड का मीनिंग केमिस्ट्री में तुम लोग ने पढ़ा होगा ना, कोवलेंट बॉन्ड को चेक करो, मोबाइल तो तुम लोग के पास है, कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, बस इतना ही चेक करना। विश्वास किसके ऊपर करें हम, बस इतना चेक करना कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मत चेक करना। 2 मिनट में चेक कर लो, बस सबको बताओ। आप बताओ। सही है। और उसका नॉन कोवलेंट को क्या बोलते हैं? देखो लिखो, नहीं नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है भाई। अरे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इंग्लिश में होती है तो हिंदी में नहीं होती होगी। नॉन कोवलेंट में सारे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आते, मतलब जितने भी हमारे वीक बॉन्डिंग होते हैं वो हमारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड में आते हैं। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाएगा, लेकिन मैंने ऑप्शन में डाला नहीं है। जितने भी हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब जिनको तोड़ना ईजी नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और वो जल्दी टूटते भी नहीं हैं। अगर इतनी आसानी से पेप्टाइड, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो ये सोचो कि अगर ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड टूटने लगेगा
तो सोचो हम लोग की प्रोटीन का क्या होगा, हमारे सेल का क्या होगा, हमारी बॉडी का क्या होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, और ये क्या होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। बाकी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में हमारे आते हैं वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ये सारे आते हैं। तो ये सब क्या है आपके नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा लिखा भी है देखो, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बिटवीन एमाइनो एसिड विच हैव हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स, एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स, ठीक है। मतलब इसको लिख लीजिए कि इसको भी लिख लीजिएगा और इसको भी, कि ये ऐसे अमाइनो एसिड के बीच में होते हैं जिनके पास जो चेन्स होती हैं, जो मैंने बताया था ना कि कल आर ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड दे दिए और सारे अमाइनो एसिड मतलब 4 कॉम्बिनेशंस दे दिए, और पूछ लिया कि विच अमाइनो एसिड मेक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इन प्रोटीन। समझ में आ गया एक एक लाइन से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, इस तरीके से एक एक लाइन पे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको लिख लीजिए, हो गया, हो गया। इसको एज इट प्लीज लिख दिए, थर्ड वाला सही है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें बॉन्डिंग के बारे में। ये 4th पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया और 4th पॉइंट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं हमारे, 2 अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनके बीच में क्या बनते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड, और इसको हम बोलते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादातर प्रोटीन और एंजाइम हमारे प्रोटोप्लाज्म में टर्सरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी, और ये क्वेश्चन आ सकता है एट विच स्टेज ऑफ, एट विच कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन बिकम फंक्शनल, तो टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाएंगे तो तुम लोग के क्वेश्चंस हमको लगता है ज़्यादा सही हो जाएगा ना, आइडिया भी रहेगा, ये सही है। ऑल क्लियर है बेटा? गोविंद, टाइप इन द चैट बॉक्स, क्वेश्चन का भी आंसर किया करो, हम देखते रहते हैं बीच बीच में, और कोई डाउट हो तो पूछो भी, ऑल क्लियर ही मत बोलो। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? समझ में सबको आ रहा है? अंकित, अंकित समझ में आ रहा है? विकास, कॉपी चेंज नहीं हो रही है, इस कॉपी में तुम लिख कैसे लेते हो, हमको समझ नहीं आ रहा है। फेयर कॉपी है, कहाँ है? ठीक, देखेंगे आज हम। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 2 or more polypeptide chains of tertiary structure unite by
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, इसको एज इट इज नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो टर्सरी स्ट्रक्चर की होती हैं, जब वो जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती है, हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाती हैं। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, जो बहुत टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। डिसिमिलर कौन कौन से प्रोटीन में होती हैं? हीमोग्लोबिन और इंसुलिन प्रोटीन में होती हैं। और सिमिलर कौन से में होती है? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस में होते हैं। ठीक है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, ठीक, डन है। इसको एज इट इज नोट कर सकते हैं आप लोग। हो गया? इसके बाद के जो आपके टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं अभी इसमें बताया ना मैंने, न्यूक्लिक एसिड बताया नहीं, बताया ना, न्यूक्लिक एसिड बचा है और इसमें एंजाइम बचा है, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आज है बेटा, हो गया? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, हाँ, ब्रेक, ये पूरा ख़त्म हो जाए, देन आई विल गिव द ब्रेक, देन आई विल स्टार्ट एंजाइम उसके बाद। ठीक है, ब्रेक।
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बेटा वॉइस आ रही है गोविंद, वॉइस क्लियर है गोविंद? बोलो बेटा जल्दी, टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। बिसाइड चेंजेस इन पीएच, अब क्या होता है कि प्रोटीन्स में क्या करें तो वो डीनेचर मतलब समझते हो? हाँ, जैसे अगर ब्रेक डाउन होते हैं बॉन्ड्स जो है, और डीनेचर अपने टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाती है। बिसाइड चेंजेस इन pH, salts, heavy metal, temperature, pressure, etc. also cause precipitation of प्रोटीन। मतलब कि अगर आप pH में चेंज करेंगे तो भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, सॉल्ट चेंजेस करेंगे तो भी डीनेचुरेशन, हैवी मेटल्स देंगे तो डीनेचुरेशन, टेम्परेचर को वेरिएट करेंगे तो भी प्रोटीन का और प्रेशर में अगर वेरिएशन करेंगे तो भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से जो सेकेंडरी और टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ठीक, सच अल्टरनेशन इन द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। इफ द चेंजेस इन द मीडियम ऑफ प्रोटीन इज माइल्ड, अगर तो जो चेंजेस कर रहे हैं वो थोड़े बहुत है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़े टाइम के लिए फॉर शॉर्ट पीरियड है, तो जो डीनेचुरेशन होगा वो टेम्परेरी होगा। ठीक है। हाउएवर इफ़ द चेंज इन मीडियम इज स्ट्रॉन्ग, जब भाई जाहिर सी बात है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा कि प्रोलॉन्ग्ड देन डीनेचुरेशन परमानेंट हो जाएगा, तब प्रोटीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। अगर माइल्ड है तब तक तो ठीक है, वो अपने स्ट्रक्चर में वापस आ सकती है, लेकिन अगर आपने एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर दे दिया, एक्सट्रीम पीएच दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा ये बताओ। हम लोग की बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या बिना एंजाइम के पॉसिबल हैं? नहीं है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट 2 एंजाइम्स। पहला हमारा राइबोजाइम होता है, दूसरा राइबोन्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा मीडियम में जो है स्ट्रॉन्ग चेंज दे दिया तो डीनेचुरेशन परमानेंट हो जाएगा और जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाएगी, एग्रीगेट बन जाएगा उसका। फॉर एग्जांपल, जब आप वाइट और एल्बुमिन ऑफ एग को क्या करते हैं, जो कि सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन है, जब हीट देते हैं तो ये परमानेंटली कोएगुलेट होके फाइब्रस इनसॉल्युबल फॉर्म बनाता है। ठीक, देखा होगा ना, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। एग फ्राई जब बनती है कैसे बनती है, हाँ, हीट देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वो क्या होती है उस टाइम पे, ग्लोबुलर होती है कि नहीं होती है? वो पहले पूरा ग्लोबुलर होता है एग वाइट, तो जब देते हैं तो किस तरीके से बनता है, देखा है कि नहीं देखा है? It is clear that strong alternation results in the denaturation of protein. They lost their biological properties और significance को भी वो loss कर देते हैं। It is this reason that cells of organism are unable to bear strong changes and they ultimately die. मतलब अब हर चीज़ ऑप्टिमम होना चाहिए। हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो मैक्सिमम कितने डिग्री तक काम कर सकते हैं, किसी को पता है? कितने डिग्री टेम्परेचर तक काम कर सकते हैं? देख के आना, पता करके आना आपको, इसको लिखवाने की ज़रूरत। अब इसके बाद पहले ये लिख के दो। टाइप्स ऑफ प्रोटीन सामने देखिए क्या हो गया, सिंपल टाइप के होते हैं, कंपाउंड टाइप के होते हैं, डिराइव टाइप के होते हैं। ठीक है। ये
सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड। सिंपल वाले कितने टाइप के हैं? फाइब्रस होगा या फिर ग्लोबुलर होगा। फाइब्रस यहाँ से डायरेक्टली पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके नीट क्या मतलब नीट में तो ये क्वेश्चन रखा रहता है। कोलेजन पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली पूछा जाता है और आया भी हुआ है कि सबसे ज़्यादा एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी कौन है? तो कोलेजन, ठीक है। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी दैट इज कोलेजन। 1/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रोटीन, पूरी प्रोटीन्स का 1/3 पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये पाया जाता है, ठीक है। और थ्रेड ऑफ कोलेजन नोन एज टेंडन, इसके बारे में पता है? टेंडन और ये क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और इलास्टिन क्या है? ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। थ्रेड ऑफ इलास्टिन नोन एज लिगामेंट, ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और केराटिन होता है। तो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन आपकी कितने टाइप की हो गई? कौन कौन सी हो गई? कोलेजन हो गई, इलास्टिन हो गई और केराटिन हो गई। ग्लोबुलर, रुबिस्को और एल्बुमिन, ग्लोबिन और हिस्टोन प्रोटीन। रुबिस्को सब कहाँ पर पाई जाती है? हमारी क्लोरोप्लास्ट में। एक क्वेश्चन यहाँ से, सबसे ज़्यादा एमेंडेंट। अच्छा देखिए, कन्फ्यूज़न, बिग कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्वेश्चन में एराइज होगा, पूछेगा मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, तो याद रखिएगा रुबिस्को। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी, याद रखिएगा कोलेजन। वहाँ पे जल्दी में कन्फ्यूज़न में गलत करके मत आइएगा, ठीक है। कंपाउंड हो गई, डिराइव्ड हो गई, तो इसको आप एज इट इज़ मेंटेन, ये प्रेशर को मेंटेन करती है ये। इन मिल्क एज लैक्टो एल्बुमिन, इन एग यॉक एज ओवा एल्बुमिन एंड इन ब्लड एज सीरम एल्बुमिन। और ग्लोबिन हमारी हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट होती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन याद रखना है आपको, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव टाइप के होते हैं, ठीक। मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड, सिंपल मतलब उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड होगा। 2 टाइप के हो गए, फाइब्रस हो गया, ग्लोबुलर हो गया, ठीक है। फाइब्रस हमारे कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, कॉइल्ड होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना, फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर मतलब गोला गोला टाइप के होंगे, सर्कल टाइप के होंगे, ठीक है। तो फाइब्रस, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आइडेंटिफाई द, चूज द फाइब्रस प्रोटीन among द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन, रुबिस्को, एल्बुमिन, लिख दें, ऐसे ही समझ लो। फिर रुबिस्को, एल्बुमिन, ग्लोबिन, केराटिन, रुबिस्को, एल्बुमिन। तो पहला वाला ऑप्शन इस तरीके से सही हो गया, ठीक है। तो कोलेजन क्या है? हमारा सबसे ज़्यादा एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। और रुबिस्को क्या है? सबसे ज़्यादा एबेंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, ठीक। और ये क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा। कोलेजन, थ्रेड्स ऑफ कोलेजन होते हैं जिनको हम टेंडन भी कह सकते हैं। और इलास्टिन क्या है हमारा? ये भी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। और ये थ्रेड ऑफ इलास्टिन को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। केराटिन प्रोटीन हो गया। अब ग्लोबुलर में रुबिस्को आ गया हमारा। फिर हमारा एल्बुमिन, एल्बुमिन में ये क्या करता है? मेंटेन करता है BCOP, दैट इज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इट इन मिल्क एज लैक्टो एल्बुमिन की तरह पाया जाता है, एग में ओवा एल्बुमिन की तरह पाया जाता है, ब्लड में ये सीरम एल्बुमिन की तरह पाया जाता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबिन नाम से ये सबसे ज़्यादा इजी है, हीमोग्लोबिन में पाया जा रहा है। हिस्टोन प्रोटीन पता ही है, ये तो वेल नोन है कि हमारे न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के साथ होता है। प्रेजेंट विद यूकैरियोटिक DNA के साथ ये पाया जाता है। इन इट लाइसिन, ये पता है आप लोगों को कि नहीं? ये चीज़ लाइसिन और आर्जिनिन, ये बात पता है कि नहीं? बताया शायद मैंने क्लास में कि हिस्टोन प्रोटीन्स में
सबसे ज़्यादा पाया जा, और इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, आएगा भी, बना हो सकता है कि थोड़ा सा पलट के दे दे। तो हमारा इसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसे हिस्टोन को हम बेसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन, और ये तो सबको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन हमारी यूकैरियोटिक डीएनए के साथ पाई जाती है, पता है ना ये बात? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती है? हमारी डीएनए के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। आगे बढ़े, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। आगे बढ़े। कंपाउंड कैसी होती हैं? इनके पास प्रोटीन पार्ट भी होगा, इनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, नॉन अमाइनो एसिड पार्ट भी होगा, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। बनाएंगे कि वीडियो से करेंगे? वीडियो से कर लीजिएगा, समझा देते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा ये किसके साथ अटैच होगा, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें लिख लीजिएगा न्यूक्लियोप्रोटीन में कॉम्प्लेक्स दो, एक पेज छोड़ के लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे, इसके एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे। क्या हो गया बेटा? हमको बता दो, हम भी हंस लें। क्रोमैटिन अभी बताया था, क्यों क्रोमैटिन में नहीं होता है हमारा डीएनए और प्रोटीन? होता है ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट, आगे बढ़े। क्रोमोप्रोटीन, इसमें जो कॉन्जुगेटेड पार्ट होता है वो कौन सा हो सकता है? अपने मन से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमैटोफोर्स, कुछ ये, अरे नहीं क्रोमैटोफोर्स नहीं, थोड़ा सोचो इस बारे में, मैं ये कह रही हूँ। पिगमेंट, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो इसमें होगा वो पिगमेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं? जो सिंपल जो थे हमारे प्रोटीन, 3 टाइप से प्रोटीन हमने पढ़े, ठीक है। सिंपल प्रोटीन है, और क्या है हमारे कंपाउंड है, और हमारे डिराइव। सिंपल वाले सिर्फ एमाइनो एसिड से मिलकर बने, वो नॉर्मल प्रोटीन हो गए, ठीक है। जो हमारा कंपाउंड वाला है वो एमाइनो एसिड प्लस अदर नॉन एमाइनो एसिड ग्रुप से भी मिलकर बने हैं, उनको हम नॉन एमाइनो एसिड ग्रुप्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, यही चीज़ अभी एंजाइम में भी देखोगे, ठीक है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वही यहाँ पर चेंज हो रहा है। पहला वाला हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन, दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्रोमोप्रोटीन में उसमें हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन में हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या था? न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? पिगमेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? इस पे लिख लीजिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब समझते हो? कितने लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? कॉन्जुगेट का मतलब कंटेन पिगमेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप, पिगमेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप, और कोफैक्टर भी इस ग्रुप को कह सकते हैं।
या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे या तो कोफैक्टर कह सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारा इसमें फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, फिर है हमारा साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन्स। ठीक है, आगे बढ़े। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लिखना चाहते हो? लाइपोप्रोटीन। यहाँ पे देख के खुद से बताइए कॉमन सेंस से कि यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा कौन सा होगा? लाइपोप्रोटीन। हाँ सही तो है, लिपिड। लाइपो मतलब प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन हो गया। इसमें लिख लीजिए कैरी, कैरी, इट कैरी, इट कर दो, इट कैरी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, एंड ट्राइग्लिसराइड्स, एंड ट्राइग्लिसराइड्स in बस एंड ट्राइग्लिसराइड्स एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका मतलब समझते हो? कभी सुना? कभी कोई रिपोर्ट घर में आई हो, ब्लड शुगर और ये सारी चीज़, लिपिड प्रोफाइल, तो कभी लिपिड प्रोफाइल किसी का चेक किया? चेक किया करो, आगे डॉक्टर बनना है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाँ सही पकड़े, यही मैंने कहा है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। फॉस्फोप्रोटीन, नाम से पता चल रहा है कि इसके पास फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए कैसिनोजन, मिल्क में पाया जाता है। पेप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फिर हमारा लेसाइथोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे लेसिथिन था। वेरी गुड, तो लेसिथिन क्या था हमारा, आप लोग बताएंगे। मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट, लेसिथिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेसिथिन का स्ट्रक्चर भी पढ़ के आएंगे, मैंने ये भी कहा था। लैक ऑफ रिविजन पढ़ा था। हाँ देख के बता दो, देख लो थोड़ा, पलट लो तुम लोग पढ़ने। वेरी इंपॉर्टेंट भी बताया था, और ये भी बताया था कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर जाके एनसीईआरटी के पेज पे दिया है, वो भी देख लेना। स्ट्रक्चर जाके देखा होता तो नहीं भूलते। कितने लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। अरे लेसिथिन का स्ट्रक्चर परसों की बात है, कल तो प्रोटीन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बच्चों के। नहीं बेटा, मेमोरी बहुत तेज है हमारी। परसों की बात है ये, लेसिथिन का स्ट्रक्चर, और वो भी आई थिंक कल तो मंडे था, ये फ्राइडे की बात है, सैटरडे को Q&A था। उससे पहले कौन सा क्या पढ़ रहे थे, लिपिड पढ़ रहे थे। अभी तक लेसिथिन नहीं ढूंढ पाए, अपनी कॉपी में ही लेसिथिन नहीं मिल रहा है। देखिए मिल गया, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप लोग, वहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही नहीं समझ।
एग्जाम्पल फाइब्रिनोजन, जो कि हमारा ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेटलोप्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है इसके पास एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, हमारा मेटल होगा। इसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप लेसिथिन हो गया, इसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो फॉस्फोप्रोटीन हो गया, लेसिथोप्रोटीन हो गया, मेटलोप्रोटीन हो गया। एंजाइम विद कोफैक्टर्स। हाँ जी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा जी। हो गया, आगे बढ़े, बढ़ जाए। एक मिनट कर रहे हैं, पीछे रुक जाना। अरे ऑनलाइन वाला बच्चा मेरा, बेटा गोविंद क्लियर है, सब क्लियर है? और बताओ, सब क्लियर है तुम लोग को? गोविंद बताओ बेटा, गोविंद है हो कि कहीं चले गए? जल्दी टाइप करो बेटा चैट बॉक्स में, समझ में आ रहा है? हो गया, डन, आगे बढ़ा जाए। ग्लाइकोप्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके पास, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन ऑफ ब्लड इसका एग्जाम्पल है, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन लिखना, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको याद आ रहा होगा, सेल, सेल याद आ रहा होगा आप लोगों को, सेल याद आ रहा होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स याद आ रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस हेल्पफुल इन सेल रिकॉग्निशन, सेल का रिकॉग्निशन करते थे, याद आया? अब पता चला कैसे चीजें इंटरलिंक्ड हैं। ह्यूमन इज इक्वल टू एग सरफेस, इसमें जो फर्टिलाइजिन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन है, ये यहाँ तक नोट करिए, बस इतने की ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए यहाँ पे जो एक्स सरफेस पे जो प्रोटीन होती है उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। स्पर्म से नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। स्पर्म सरफेस पे जो है वो एंटी फर्टिलाइजिंग होती है, ये सिंपल प्रोटीन होती है, ये वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है। और म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन के पास क्या होगा, इस यहाँ से आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट इसके साथ था, हो सकता है। म्यूकोप्रोटीन नाम से याद आ रहा है, नाम से याद आ रहा है, पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट में, सबसे लास्ट वाला म्यूकोपॉलीसेक्राइड, स्लाइमी लेयर, स्टिकी इन नेचर, याद आया? अब समझ में आया बायोमोलिक्यूल क्यों चला है इसके बाद। प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड चाहिए तो लिख लीजिए आगे, यहाँ पे ई मिसिंग है तो आप लोग कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट हो गया, आगे बढ़े। हो गया, देखो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आगे इसके बाद नेक्स्ट वाले में। आगे बढ़े, बहुत जानबूझ के तुम लोग धीरे धीरे तो नहीं कर रहे हो गया। मोनोमेरिक प्रोटीन, प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है, मोनोमेरिक प्रोटीन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन,
और जो है हमारी ये ओलिगोमेरिक, पॉलीमेरिक, मल्टीमेरिक प्रोटीन बहुत सारी टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होगा। इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आया हुआ है आपके उस पर नीट में, GLUT4 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा एज इट इज़ बना लीजिएगा। GLUT4 का डायरेक्टली फंक्शन आया हुआ है आपके नीट के क्वेश्चंस में, PYQs में है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल कौन सा मॉलिक्यूल कराता है, तो वो हमारा है GLUT4। फिर रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर प्रोटीन जो सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, हार्मोन। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जो ये हमारी सेल होती है, इसमें जो ये प्रोटीन्स होती है ना, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इन्हीं को हम रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बाहर, मतलब सेल के बाहर जब भी कोई सिग्नल आता है तो ये क्या करती है, रिसेप्टर की तरह देखती है कि हम आपको अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इसी को, ये सारी रिसेप्टर प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, यही चेक करेगी कि भाई आप जा सकते हैं। तो ये इस पर पूरी एक साइंस की स्ट्रीम होती है जिसको हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। बिना सेल सिग्नलिंग के हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज सेल सिग्नलिंग। एक भी सिग्नल फेल या ऊपर नीचे तो सब डिस्टर्ब। एंटीबॉडी फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। पता ही आप लोग को, इंसुलिन हार्मोन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बना के आ सकते हैं। कोलेजन हमारा इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। आगे बढ़े, 2 मिनट। हो गया? यस। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स। ओके, थैंक यू सो मच।